Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा बेसिकली लेक्चर दो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज थे बेटा चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4। तो एक ही क्वेश्चन है दोनों का और पहले ही हमने काफी डिटेल में टॉपिक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है और इनको हम यहाँ पे वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला कॉन्सेप्ट असेसमेंट है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3। सवाल ये है बेटा कि एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन बेरियम सल्फेट by referring to the relative values of the lattice energy and you can say hydration enthalpy या enthalpy change of hydration। बेसिकली सवाल ये है कि बेटा आपसे ये पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बेरियम सल्फेट से ज्यादा क्यों सॉल्युबल है। आपने विद रेफरेंस टू हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि बेटा अगर आपको याद हो तो जो सल्फेट है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो जाती है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको रीजंस बताई है कि किस तरह से डिक्रीज होती है। देखिए हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की इंथैल्पीज है, एक है लैटिस एनर्जी और दूसरी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो रिक्वायर्ड हो टू ब्रेक द आयोनिक लैटिस या मिसाल आयोनिक कंपाउंड को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ आयंस। मतलब जब कोई भी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो उनके आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल क्या करता है, सराउंड करता है और इंटरैक्ट करता है। और जब सराउंड करने के बाद जब इंटरेक्शन करता है तो उस दौरान इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपको एक और चीज भी मैंने टॉपिक के अंदर डिटेल में बताया था बेटा कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी ना बेटा सॉल्युबिलिटी कम होगी और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ये दोनों उलट है और यहां पे हमने यही इसी बेस पे इनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करना है। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्यों ज्यादा सॉल्युबल है बेरियम सल्फेट से? अगर आप देखें ना बेटा तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, साइज ऑफ द आयंस के ऊपर। ठीक है, अब साइज ऑफ आयन टॉप टू बॉटम देखिए तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा ना बेटा तो लैटिस एनर्जी भी जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जब दोनों यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो उसमें फिर हमने क्या देखना है, डोमिनेंट फैक्टर को देखना है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है जो डिटरमिन करती है सॉल्युबिलिटी को। तो यही चीज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे के सारे यहाँ पे आसान करके लिख दिया है, इसको फिर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका आंसर है बेटा देखिए मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन बेरियम सल्फेट। देखिए ये तो हमने अभी कहा कि बेरियम सल्फेट जो है टॉप टू बॉटम जब डिक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी तो बेरियम सल्फेट से ज्यादा मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल होगा because the difference in the lattice energy and the hydration energy। अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी को किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लैटिस एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द आयनिक रेडियस। मैंने अभी आपको कहा आयनिक रेडियस बढ़ने की वजह से, आयंस की रेडियस बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। इसीलिए मैग्नीशियम आयन हैज अ स्मॉलर आयनिक रेडियस एज कंपेयर टू बेरियम प्लस 2 आयन। जाहिर बात है बेरियम प्लस 2 आयन से मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की आयनिक रेडियस कम होता है, तो जाहिर बात है बेटा उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी भी यहाँ पे ज्यादा होगी, तो रिजल्टिंग इन द हायर लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो है यहाँ पे हायर हो जाएंगे। दूसरी यहाँ पे आपके पास क्या है, दूसरी यहाँ पे क्या है बेटा,
हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी को अगर आप देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो दोनों डिक्रीज हो रही है, लैटिस एनर्जी भी और हाइड्रेशन एनर्जी भी। अच्छा जी, अब हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मैग्नीशियम आयन हैज हायर चार्ज डेंसिटी। अच्छा यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम हो जाती है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, साइज स्मॉल होने की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लीडिंग टू द मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर टू बेरियम। इसीलिए बेरियम प्लस 2 की निस्बत मैग्नीशियम प्लस 2 की केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब कंक्लूजन हम यहां पे डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन यहां पे डिस्कस करते हैं बेटा कि देखें अब दोनों केसेस में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और लैटिस एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इन दिस केस यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की केस में बेरियम की हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट होती है या बेरियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या बेटा, बेरियम सल्फेट। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं बेरियम सल्फेट से। तो इसको मैं बड़ा सिंपल करके यहाँ पे इसकी कंक्लूजन में लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज डिटरमिन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर मैग्नीशियम सल्फेट द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 डोमिनेंट ओवर इट्स लैटिस एनर्जी। इसकी लैटिस एनर्जी, हालांकि लैटिस एनर्जी भी तो ज्यादा था लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पे डोमिनेंट होता है। देखिए चीज याद रखिएगा, जब भी कोई दो अपोजिट फिनोमेना साथ में टेक्स प्लेस हो रहा हो, मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास एक ने सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करनी है, दूसरे ने इंक्रीज करनी है। मिसाल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब दोनों का इफेक्ट अपोजिट है, जब दोनों का इफेक्ट अपोजिट है और दोनों साथ में क्या हो रही है वहां पे डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में बेटा हमेशा देखी जाती है कि कौन सा डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट हैज द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 डोमिनेंट ओवर इट्स लैटिस एनर्जी मेकिंग इट मोर सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल करता है। जबकि बेरियम सल्फेट के अंदर उलट होता है, lower hydration energy compared to the lattice energy, therefore lower solubility। अच्छा यहाँ पे ना हाइड्रेशन एनर्जी बेरियम सल्फेट के केस में क्यों कम हो जाती है, तो इसमें ना बेटा रीजन सिंपल ये है, या इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा क्यों हो जाती है, तो इसकी सिंपल रीजन मैंने आपको एक और बात बताई थी पोलराइजेशन का। सल्फेट क्योंकि लार्ज एनाइन है और बेरियम भी लार्ज केटाइन है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होगा और सल्फेट का साइज लार्ज होगा, तो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है। जब पोलराइजेशन ज्यादा होती है तो बॉन्ड वहां पे वीक हो जाती है। इसलिए ये भी आपने यहाँ पे रीजन याद रखनी है। तो सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट का ज्यादा सॉल्युबिलिटी होने का वो क्या है बेटा, ये बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से होती है, और बेरियम सल्फेट में लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। इसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.4 आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बेटा, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल, इसके दो क्वेश्चन था बेटा, एक कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उससे रिलेटेड था, वो आपके सिलेबस में एक्सक्लूड है, वो फॉर्मेटिव था इसलिए मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो आपके सिलेबस कैसा भी है, बड़ा सिंपल सवाल है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट हाउ वुड यू एक्सट्रैक्ट प्योर कैल्शियम मेटल। देखो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, आपने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट से प्योर कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बड़ा सिंपल से, मैंने सारे यहाँ पे आसान करके लिखवा दिया ताकि टाइम हमारे इसके ऊपर ज्यादा ना लगे। वैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से आपको डिटेल में यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको भी आपको यहाँ से रीड आउट कर लूंगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा, उससे हमने निकालना है कैल्शियम को। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
डिकम्पोज करना पड़ेगा थर्मली कैल्शियम कार्बोनेट को। इस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हेडिंग दिया है कैल्सिनेशन का। एक प्रोसेस है जिसमें आप हीट करके किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस कैल्शियम ऑक्साइड को हमने फिर क्या करना है, क्लोराइड सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड। फिर आपने क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, देन यू विल गेट प्योर कैल्शियम। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे इनर्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैल्शियम क्लोराइड होगा मोल्टन फॉर्म में, कोई वाटर वगैरह यूज नहीं करना, मोल्टन फॉर्म में लेना है। अब जब आप करंट देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो जाहिर बात है बेटा जो कैल्शियम आयन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा और जो क्लोराइड आयन होगा वो एनोड की तरफ जाएगा। क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी और कैल्शियम की रिडक्शन होगी। अब जब कैल्शियम की रिडक्शन होगी तो जो आयन है कैल्शियम +2 आयन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें प्योर कैल्शियम हासिल होता है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं बेटा कि टू एक्सट्रैक्ट प्योर कैल्शियम मेटल फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है बेटा, कैल्सिनेशन। अभी मैंने आपको बताया कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड को हीट करके ब्रेक करना। तो हीट कैल्शियम कार्बोनेट टू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा ये इवॉल्व हो जाएगी, आपके पास क्या बनेगा, प्योर कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन टू कैल्शियम क्लोराइड। हमने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्ट कैल्शियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये मिलेगा आपको। इस कैल्शियम क्लोराइड की हमने क्या करनी है, फिर फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या करेंगे, परफॉर्म इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड टू गेट प्योर कैल्शियम मेटल। जब आप इसको क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अभी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट प्योर कैल्शियम। दिस प्रोसेस यील्ड प्योर कैल्शियम मेटल। इस प्रोसेस से हमें प्योर कैल्शियम मेटल मिलेगा। यहां पे ना बेटा हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है विद ऑल कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है बेटा। तमाम के तमाम सुमेटिव टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया, प्लस जितने भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज थे वो सारा भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा अगला जो चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 6, दैट इज द ट्रांजिशन मेटल्स। ये हमने पढ़ना है और ट्रांजिशन मेटल में हमने 3D सीरीज पढ़ना है और उसमें भी कुछ फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, उनको हमने नहीं पढ़ना। जो सुमेटिव टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उन तमाम को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप बेटा लाजमी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।